तो आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ये एनिमल फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक है। अब तक हम लोग ने प्लांट फिजियोलॉजी के 3 टॉपिक किए। पहला था फोटोसिंथेसिस, दूसरा था रेस्पिरेशन और तीसरा था अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शांत रहिए। तो इन तीनों टॉपिक का कल टेस्ट है और पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और बिल्कुल उसी तरह सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा और उसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है जैसे बाकी टेस्ट आप देते हैं। और चूंकि अब लगभग एग्जाम का पैटर्न लगभग क्लियर ही हो गया है कि एग्जाम थोड़ा सा टफ आएगा, थोड़ा सा टफ। अब आगे देखिए। तो आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। देखिए पूरा 100 क्वेश्चन का है और 100 क्वेश्चंस का है और पूरे उसमें 90 करने 1 घंटे का टाइम मिलेगा क्योंकि बायो में समय कम लगता है। तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरा जो आपको बताया गया वही पैटर्न फॉलो होगा। उस पर नेक्स्ट टॉपिक 24 जनवरी का टॉपिक भी दिया होगा जो आज पढ़ने जा रहे हैं 24 जनवरी वाली में आएगा। तो हर हफ्ते है, आपको बताया था। देखिए आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, हर किसी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लगभग जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगा। किसको ब्रेक डाउन करेगा? सिंपल मॉलिक्यूल को। ये सिंपल मॉलिक्यूल आए कहां से? जो खाना हम लोग पचा लेते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में बदल जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल में बदलने के बाद ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड एक्सेट्रा बन जाते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इन्हीं को ऑक्सीडाइज करके हम निकालते हैं एनर्जी और एनर्जी किस रूप में निकाली जाती है? एटीपी। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी और एटीपी बनने को बोला था फास्फोराइलेशन और इसी के चक्कर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था पावर हाउस। और ऑक्सीजन का प्रयोग वही हुआ था और सबसे अंतिम स्टेप में हुआ था कि सबसे शुरुआती स्टेप में, और अंतिम स्टेप के कारण ही ईटीएस को बोला था टर्मिनल ऑक्सीडेशन। याद आया? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो क्या बोला इन्होंने कि हर जीव को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा हर जीव को नहीं, उस जीव को चाहिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। और चूंकि ये एनिमल फिजियोलॉजी का है तो ये हमारे रिस्पेक्ट पे बात कर रहा है, मनुष्य के रिस्पेक्ट पे बात कर रहा है। और ये ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। याद आ गया होगा जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड में थे। याद करिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जब प्रोटीन पचा था तो अमीनो एसिड बदला था पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जुड़ गया था इस पाथवे के साथ। इसी तरह फैटी एसिड में 2 पार्ट हुए थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड डीएचए, फैटी एसिड जो था वो एसिटाइल को एंजाइम ए में जाके जुड़ गया था। याद आया? और जबकि जो आपका वो था ग्लिसरॉल, वो डीएचएपी बना करके या पीजीएल बना करके अंदर जुड़ गया था। याद आया क्योंकि नहीं आया? तब हम लोग ने बोला था कि रेस्पिरेटरी पाथवे इज कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक, दैट मींस एम्फीबोलिक। याद आया? अब आगे देखिए। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर हम एनर्जी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो हमें एक वेस्ट गैस भी मिलेगी और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट है मतलब हार्मफुल है, ये भी निकलेगी किसमें? कैटाबोलिक प्रोसेस में। चूंकि चीजें तोड़ रहे हैं इसलिए कैटाबोलिक बोल रहा है, ठीक है। कैटाबोलिक रिएक्शन के द्वारा एक गैस निकलेगी। हम लोग O2 लेते हैं, कौन सी गैस निकालते हैं? CO2, ठीक है ना। CO2 निकलेगी क्योंकि कभी भी किसी भी फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिली थी। याद आया? इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते थे कि पार्शियल। लेकिन अगर CO2 और वाटर प्लस CO2 वाटर ना मिले, केवल एनर्जी मिले और कोई कंपाउंड मिले तो क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन। जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या था? हाँ, लिंक रिएक्शन क्या था? हाँ, लेकिन क्रैब्स साइकिल क्या था? टोटल कंप्लीट, क्योंकि CO2 पूरी पूरी निकल गई थी। एक पायरुविक एसिड से 3 CO2 निकली थी। याद आया? It is therefore evident that O2 has continuously provided। हमें सेल को लगातार O2 देना पड़ेगा और सेल लगातार CO2 प्रोड्यूस करेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जो एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच हो रहा है, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। कॉमनली इसको बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। हालांकि दोनों में अंतर है। सांस खींचना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है और एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर सेल में हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कह रहा है कि बाकी ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसमें कुछ नहीं आएगा। यहां से चैप्टर चालू होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल ग्रुप में डिफरेंट टाइप का होता है कि सेम टाइप का? हर एनिमल में डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है।
जैसे हम एग्जांपल लें, किसी में होता है जनरल बॉडी सरफेस, किसी में हो सकता है जनरल बॉडी सरफेस। कहां पर होता है जनरल बॉडी सरफेस? पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ आर्थ्रोपोडा में। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा के पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन था ही नहीं, तो कैसे काम चलता था? जनरल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। अच्छा, फिर बताया गया बाकियों में कैसे काम चलता था? तो बाकियों में काम चलता था रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ, ठीक है ना। जिनके पास नहीं था उनका काम चलता था जनरल बॉडी सरफेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। जबकि बाकियों में काम कैसे चलता था? हमारा फेफड़ों से काम चलता था, पानी वाले जीवों में कैसे गिल्स से काम चल जाता था। सबके पास अलग अलग चीजें होती है। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होता है हर एक एनिमल ग्रुप में कि सेम। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करती रहती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में, डिपेंड करती दो चीजों पर। एक, पहला हैबिटेट, दूसरा बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दो फैक्टर बताइए जिस पर वो डिपेंड करेगा। नंबर वन हैबिटेट, नंबर टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट, सबसे पहला एनिमल स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में वही सिंपल जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। सीलेंट्रेटा में इसमें भी ऐसे हो जाएगा, फ्लैट वॉर्म में भी ऐसे ही हो जाएगा, एसेक्ट्रा मतलब आर्थ्रोपोडा तक। आर्थ्रोपोडा के पहले तक क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 by simple diffusion through the entire body surface। इसी को बोल सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस। बात आती है अर्थवर्म पर। अर्थवर्म भी तो आर्थ्रोपोडा के पहले बना ना, तो उसमें होता है गीली क्यूटिकल से, गीली क्यूटिकल होती है, देखा होगा अक्सर, चमकदार होती, गीली होती, मॉइस्ट होती है, ठीक है ना। तो बताइए इनमें कैसे हो रहा है? इनमें भी मॉइस्ट क्यूटिकल से हो रहा है, मॉइस्ट क्यूटिकल से हो रहा है। और आगे आर्थ्रोपोडा में देखो, आर्थ्रोपोडा में एक स्पेशल नेटवर्क ऑफ ट्यूब बन गया, इसे बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। इसी की हेल्प से एटमॉस्फेरिक एयर शरीर के अंदर आएगी और CO2 रिच एयर शरीर से बाहर जाएगी। देखिए पहली बार ये स्पेशल वर्ड कहां लिखा है? इंसेक्टा में, यानी इंसेक्ट्स में, और इंसेक्ट्स में यानी आर्थ्रोपोड में। फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोड, क्लास का नाम है इंसेक्ट, इसी में कॉकरोच आता है। तो पहली बार रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां बना? उसके पहले था या नहीं था? लेकिन सांस तो सबको लेना था, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज का काम कहां से किया जाता है? इंटायर बॉडी सरफेस ना दिया हो तो जनरल बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस ना दिया हो तो जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। पहली बार आर्थ्रोपोडा में बना, वो भी इंसेक्ट में बना, और उसका नाम था ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम, इन्हीं ट्यूब्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है और इन्हीं ट्यूब्स के द्वारा CO2 बाहर चली जाती है। अब बोला गया स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल वेस्कुलर समझते हो आप? ब्लड वेसल से भरा हुआ, ब्लड वेसल से लिपटा हुआ, यानी स्पेशल ब्लड वेसल से लिपटा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस तरह के स्पेशल स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने क्या बोला है? गिल्स। लेकिन इसी तरीके से स्पेशलाइज वेस्कुलराइज बैग बोलेगा, वो कहेगा एल्विलाई या लंग्स, एल्विलाई या लंग्स। फिर से सुन लीजिए, स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर इज और स्पेशलाइज वेस्कुलराइज बैग इज। तो या तो लंग्स बोलेगा या तो लंग्स की यूनिट को एल्विलाई बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों बोला एनसीईआरटी ने। फिर आगे देखिए, जब गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है तो इसे बोलते हैं ब्रैकियल। ब्रैंकियल एक होता है, ब्रैकियल एक होता है, ब्रैंकियल क्या लिखा हुआ है? ब्रैंकियल। ब्रैकियल का मतलब होता है बाहें और ब्रैंकियल का मतलब होता है गिल्स। तो ब्रैकियल मतलब होता है बाह, बायोलॉजी की भाषा में ब्रैकियल, BRACHIAL, एन हटा दें तो इसका मतलब होता है बाह, ठीक है ना, क्लियर। और जबकि ब्रैंकियल लिख देगा तो इसका मतलब गिल्स। तो ब्रैकियल बोलेंगे कि ब्रैंकियल? तो ये भूलने की गलती मत करिएगा कि ब्रैकियल लिखा होगा, ब्रैंकियल होना चाहिए। वो ये मत सोचिएगा नीट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई एग्जामिनर से, स्पेलिंग मिस्टेक नीट में नहीं होती, ठीक है। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। देखो गिल्स हमेशा पानी वाले जीवों में होता है, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और पानी में रहते मोलस्क, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क में, ठीक है। जबकि वेस्कुलराइज बैग बोल दिया, बैग यानी लंग्स, लंग्स ना दिया हो तो एल्विलाई, क्योंकि लंग्स की यूनिट को एल्विलाई कहते हैं। इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। अगर फेफड़ों द्वारा हो तो पल्मोनरी, और अगर गिल्स द्वारा हो तो ब्रैंकियल की ब्रैकियल। हाँ, तो ये बात है क्लियर। अच्छा, लेकिन फेफड़े तो टेरेस्ट्रियल वालों में होते हैं, फेफड़े तो टेरेस्ट्रियल वालों में होते हैं। अब आई बात हम लोगों की, हम लोग क्या है? वर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेट में क्या क्या आता है, फार्मूला शुरू, फार्मा, FARMA, सबसे पहले फिश आती है, उसके बाद एम्फीबिया आता है, उसके बाद रेप्टाइल आता है, उसके बाद मैमल आते हैं और एप्स आते हैं। ये और ये पैरेलल होते हैं। तो पहले एप्स वैसे तो आता है, फिर मैमल आता है, क्योंकि हम ज्यादा एडवांस है, लेकिन हमने याद कराने के लिए पहले फिश, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल और फिर एप्स। ये दोनों पैरेलल है। एक्चुअली है क्या, एक तरफ रेप्टाइल से मैमल बना तो दूसरी तरफ कौन बना, एप्स, यानी दोनों पैरेलल बने। लेकिन इनको ये जल्दी बन गए तो ये हमसे कम एडवांस है, हमने ज्यादा समय लिया तो हम ज्यादा एडवांस है। बताइए, जिसको बनने में ज्यादा समय लिया लगा वो ज्यादा एडवांस होगा। मान लो एप्पल कंपनी ने जब पहली बार एप्पल का फोन बनाया होगा तो ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, ज्यादा टाइम लिया तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट भी बनाया, राइट। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिश के अंदर, फिश पानी में रहती है तो गिल्स, एम्फीबियंस जो होते पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, तो जब लैंड एम्फीबियन की बात करेंगे तो हम बताएंगे लंग्स, और एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करेंगे तो बताएंगे गिल्स, और कभी कभी तो पता है चाहे लैंड में हो चाहे पानी में रहे स्किन द्वारा करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, फिशेस में गिल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल में, इन सब में लंग्स, लेकिन एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग की बात कर रहा है, फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा, देखो मॉइस्ट स्किन से भी होगा मतलब क्यूटेनियस, और लंग से भी होगा मतलब पल्मोनरी, ठीक है ना, पल्मोनरी। देखो मॉइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस भी होगा, गिल्स के द्वारा भी होगा यानी ब्रैंकियल, और साथ ही लंग्स के द्वारा भी होगा तो पल्मोनरी। बताइए ऐसा एनिमल जिसमें तीनों तरह का रेस्पिरेशन होता है, ऐसा एनिमल जिसमें तीनों तरीके का रेस्पिरेशन होता है, आंसर आएगा फ्रॉग। अब आते हैं अपने वाले इस सिस्टम पे, पहले इसको समझ लीजिए, यहां से पहले समझिए, पहले ये क्योंकि उसमें लिखा रही है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास वन पेयर नॉस्ट्रिल है यानी नासिका छिद्र, हमारे पास वन पेयर नॉस्ट्रिल है यानी नासिका छिद्र। कहां पे, अपर लिप के ऊपर कि अपर लिप के नीचे, तो रटना है ही नहीं, क्या लिखा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है हमारे पास, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड, अच्छा, और कहां लिखा है, अबव द अपर लिप। अब नेज, ये जो नॉस्ट्रिल है ये इस ऐसे चैम्बर है, यहाँ खोखला स्थान है, इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज आगे खुला है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज के बाद नेजल कैविटी। देखो नेजल चैम्बर या कैविटी बोल सकते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर। लाइन समझिए ना क्या बोल रहा है, ये यहां खुलता है, ये यहां खुलता है इसके द्वारा, सही है ना बात। तो फिर आगे कह रहा है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, यहां खुलते, यहां जाके इस जगह पे, इस जंक्शन को बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स। और ये कॉमन पाथवे है, यहीं से हवा जा रही है, क्या नाक से हवा जा रही है, और मुंह से भी हवा जा सकती है, और मुंह से खाना भी जा रहा है। तो ये खाने का कॉमन पाथवे है कि हवा का, कि दोनों के लिए, दोनों के लिए लिखा हुआ है विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। और फेरिंग्स खुलता है, ये देखो यहाँ पे, ये उभरा हुआ लैरिंग्स, फेरिंग्स खुलता है कहाँ पे, अच्छा मैं इसको दबा रहा हूं, देखना बाधा आएगी, किस चीज में बाधा आएगी, मैं दबा रहा हूं तो आवाज नहीं निकल रही, मतलब मैं दबा रहा हूं तो आवाज नहीं निकल रही है ना, ये मत कह देना दम लगा के, ऐसा है ना, क्या बोलते हैं, चलो। फेरिंग्स खुल रहा है कहां, लैरिंग्स में। अच्छा मैंने ऐसे क्यों बोला लैरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको छेड़ने पर आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है ना। देखो लिखा है इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, ये नीचे लिखा है। अच्छा अब लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में, लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया को विंड पाइप या एयर कैनाल बोलते हैं, एयर कैनाल, हाँ एयर कैनाल बोलेंगे, राइट। लैरिंग्स जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, तभी तो लचीला है, तभी तो दब जा रहा है, हड्डी का बना होता तो दबता क्यों, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, और कार्टिलेज में लचीलापन होता है, और लचीलापन के कारण ही तो मैं तेजी से बोल रहा हूं, तो आपको जल्दी जल्दी सुनाई पड़ रहा है, राइट। तो कार्टिलेजनस बॉक्स, कार्टिलेजनस बॉक्स जो है इसका बना होता है, लचीलापन होता है, इसके अंदर बहुत सारे रबर बैंड्स होते हैं जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड जितने ज्यादा वाइब्रेट करेंगे आपको आवाज उतनी अच्छी और क्लियर सुनाई पड़ेगी, राइट। फिर देखो लिखा है लैरिंग्स इज कार्टिलेजनस बॉक्स, लैरिंग्स कार्टिलेज का बना हुआ है, किसमें मदद करता है, साउंड प्रोडक्शन में। छोटे थे तो कहते नहीं थे कसम, कसम से, आई स्वेयर, यहां हाथ रख के खाते थे, और अगर गलत खा ली तो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। तो याद रहेगा ना अब,
इसीलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। फिर बोला है ड्यूरिंग स्वोलिंग, जब खाना निगलते हैं तो लैरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप होता है, लैरिंग्स के ऊपर की तरफ एक फ्लैप होता है जो लैरिंग्स का ही पार्ट होता है। एक्चुअली जब ओपनिंग होती है, जब ओपनिंग होती है फेरिंग्स के आसपास, तो वहीं पे एक फ्लैप होता है और उस फ्लैप कार्टिलेज का ही बना फ्लैप है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या लिखा हुआ है, जब खाना निगलते हैं तो खाना जिस ओपनिंग से अंदर जाता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज का बना फ्लैप होता है, थिन की थिक, इलास्टिक की नॉन इलास्टिक, कार्टिलेजनस की बोनी, और फ्लैप का मतलब होता है खुलना और बंद होने वाला सिस्टम, खुल जाता है बंद हो जाता है, खुल जाता है बंद हो जाता है। थिन की थिक, इलास्टिक की नॉन इलास्टिक, कार्टिलेजनस की बोनी, और इसे चूंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर है, नाम क्या दिया, एपिग्लॉटिस। और सुनिए, ये खाना निगलने का स्थान है, ये खाना निगलने का स्थान है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, इस ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस। अब हमने यहाँ पे खाना खाया, यहाँ से खाना लिया, और ये सोचो इस छेद से पास होना है, ग्लॉटिस से पास होना है और खाने की नली में चले जाना है। ठीक है, खाने की नली में चले जाना है, सॉरी उसकी एयर की नली में जाने से रोकना है, खाने की नली में जाने देना है, एयर की नली में जाने से रोकना है। तो अब क्या करेंगे, ये ग्लॉटिस जो है इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, एपिग्लॉटिस, और ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, ये ट्रैकिया की ओपनिंग, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप की एयर पाइप, फूड पाइप की एयर पाइप। तो खाना कहां नहीं जाने देना है, एयर पाइप में, वरना खांसी आने लगेगी, दम घुट सकता है, मर सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर जो फ्लैप है वो खाना निकलते समय बंद हो जाता है, खाना निकलते समय बंद हो जाता है। तो खाना इस ट्यूब में तो नहीं जाएगा, इसी के पीछे एक और ट्यूब है, वो है फूड पाइप, तो फूड पाइप में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इससे हमारी सुरक्षा हो गई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये यही काम करता है, देखो लिखा है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द लैरिंग्स। लैरिंग्स बोल रहा है, एक्चुअली ऊपर लैरिंग्स होता है, नीचे ट्रैकिया, जब लैरिंग्स में पहुंचेगा तभी तो ट्रैकिया में पहुंचेगा, सही है। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, अब जरा यहां ध्यान देंगे, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है, ये देखो लैरिंग्स है, ये एपिग्लॉटिस है, इसके अंदर ग्लॉटिस था, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स या ट्रैकिया बोल दो, और ये एपिग्लॉटिस उसको ढक लेता है ताकि भोजन निकलते समय खाने की नली में जाए और हवा की नली में ना जाए। अच्छा, फिर कह रहा है अब आया ट्रैकिया। ट्रैकिया में देखो स्ट्रेट ट्यूब होती है, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, आगे चल के दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई एक राइट ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक ऐसे आई आते आते फिर इधर से दो भागों में स्प्लिट हो गई। जब स्प्लिट हो गई तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, अब एक राइट में चली गई एक लेफ्ट में चली गई, राइट, तो उनको बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर देखो पतली ट्यूब में डिवाइड हो गई तो सेकेंडरी, सेकेंडरी फिर डिवाइड हो गई, टर्सरी, ठीक है ना, टर्सरी वाली जो है फिर डिवाइड हुई तो बन गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फाइनली फिर आगे डिवाइड हो गया, ये देखो ये वाला, ये फिर डिवाइड हो रहा है, इसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देखो एक इर्रेगुलर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर में खुल जाता है, और यही है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग, इसको भी बोला है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैग, दैट इज नोन एज एल्विलाई, इसी को बोलते हैं एल्विलाई। तो एक बार जरा इस पे एनसीईआरटी की बातों को जरा ध्यान देंगे, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, जो बता रहे हैं सारे, हर एक क्वेश्चन हर लाइन से आए हुए हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां तक हम पहुंचे थे, यहां तक ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है कि जिगजैग, ऐसे ऐसे तो है नहीं, सीधे सीधे आएगा, हमारी आंतें ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन ये आंतें जिगजैग होती है, ये स्ट्रेट ट्यूब है, सीधे सीधे हवा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है, पहली बात। दूसरी बात, ये कहां तक फैली हुई है, ये मिड थोरेसिक कैविटी तक फैली हुई, मैंने सारा किया था यहाँ पे, मिड थोरेसिक कैविटी में फैली हुई है, लेकिन ये तो आगे से देख रहे हो, पीछे से कहां पर, पीछे से यहां पर एग्जैक्टली, ये होता है टी, ये होता है कहां पर, टी, देखो एट द लेवल ऑफ T5 का मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, मान लो यहां से ये गर्दन की वर्टिब्री, ये पहली थोरेसिक वर्टिब्री, ये दूसरी थोरेसिक वर्टिब्री, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, यहां कहीं पे आकर के ये डिवाइड होगा, पीछे से बताया गया यहां से डिवाइड होगा, आगे यहां से डिवाइड होगा, राइट, तो यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। बताइए किस जगह पे आके डिवाइड होता है, मिड थोरेसिक कैविटी की, अपर थोरेसिक कैविटी की, लोअर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इससे पोजीशन बताइए, T5 का मतलब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। अच्छा, अब ये डिवाइड हुआ तो मैंने क्या बोला था, ब्रोंकाई बनेगी ना, ब्रोंकाई, चूंकि ब्रोंकाई पहली बार बन रही तो प्राइमरी लगा दो,
प्राइमरी डिवाइड होगी तो सेकेंडरी लगा देना, सेकेंडरी डिवाइड होगी टर्सरी लगा देना। तो जरा चेक करो, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बन गई। हर एक ब्रोंकाई फिर से रिपीटेड डिवीजन करेगी और बना देगी सेकेंडरी, सेकेंडरी फिर डिवाइड करेगी टर्सरी, टर्सरी और फिर बन जाएगा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स बन जाएगा। पहले बन जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और बाद में बहुत पतला सा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इन्होंने इसको इनिशियल ब्रोंक्यूल लिखा नहीं है लेकिन आगे है। तो ये होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और ये होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और लिखा हुआ है कि जितने भी ट्रैकिया है, ट्रैकिया ले लो, प्राइमरी ब्रोंकाई ले लो, सेकेंडरी ब्रोंकाई ले लो, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल, देखो आ गया इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल ले लीजिए यहां तक। मतलब ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सभी ट्यूब में एक सी शेप रिंग पाई जाती है। सी शेप रिंग, ऐसे सी शेप का मतलब आगे से कंप्लीट, पीछे से इनकम्प्लीट। ओ शेप होती तो पूरी रिंग होती, तो सी शेप रिंग होती है। सी शेप रिंग कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। कैसी रिंग होती है? इनकम्प्लीट की कंप्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब ओ शेप की सी शेप, सी शेप। और ये रिंग भी कार्टिलेज की बनी होती है, मतलब इसमें भी लचीलापन होता है। इससे क्या होगा, जब सांस खींचेंगे फैल गई, सांस छोड़ेंगे सिकुड़ गई, सांस खींचेंगे फैल गई, सांस छोड़ेंगे सिकुड़ गई, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब जब ना तो ट्यूब फट जाएगी, ना फट पाएगी और ना ही सिकुड़ के चिपक पाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा ना रहने पे चिपक जाए, ना तो बहुत सांस खींचने पर फटेगी और ना ही सिकुड़ेगी। मेन काम होता है ट्यूब को चिपकने से रोकना, ट्यूब को चिपकने से रोकना, मेन काम ये। हालांकि फटने भी नहीं देती, लेकिन प्राइमरी काम अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि हवा ना रहने पर ट्यूब को चिपकने से आपस में ऐसे, मतलब ऐसे ट्यूब थी तो ऐसे चिपटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी क्योंकि उसमें रिंग है। फिर क्या बोला है, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ने बहुत सारी पतली पतली इर्रेगुलर वॉल स्ट्रक्चर में, जो कि वेस्कुलराइज्ड बैग कहला रहा है, उसमें खुल गया। और इस वेस्कुलराइज्ड बैग का नाम, वहां बोला था लंग्स को, यहां बोल दिया उसकी यूनिट को। दोनों को वेस्कुलराइज्ड बैग कह सकते हैं क्योंकि लंग्स में भी होता है और ये भी होता है। अच्छा, हमने पूरा टॉपिक यहां तक कंप्लीट कर लिया। लंग्स तो कहीं डायरेक्शन में आया ही नहीं, बस ट्यूब ही ट्यूब दिख रही है। तो लंग्स कहां गया? क्या हमारे यहां ट्यूब ही ट्यूब है? नहीं। इस ट्यूब के कंपाइलेशन को, इस ट्यूब के कंपाइलेशन को सबको मिला लो तो कंपाइल्ड फॉर्म को बोलते हैं या कंपोजिट फॉर्म को बोलते हैं क्या? देखो क्या लिखा है, द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, जितना ब्रांच है ब्रोंकाई का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जितने ब्रोंक्यूल्स है प्लस जितनी एल्विलाई है, सबको मिला लो तो कंप्राइज द लंग्स। अब यहां से क्वेश्चन सुनना, लंग्स में क्या नहीं आता सर? ट्रैकिया। लंग्स में क्या ट्रैकिया आया? लेकिन वो ऑप्शन में लिख देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो ऐसे लिखेगा, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया कॉमा ऑल ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्विलाई ये कंप्राइज लंग्स। अब चूंकि अभी मैं बता रहा हूं, फोकस करके बता रहा हूं, तो इसका मतलब आपको अभी समझ आ रहा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा बीच में कहीं, तो फिर थोड़ा सा फोकस गड़बड़ाएगा, तो इस पे अलर्ट रहिएगा। अब क्या बोला है, हमारा फेफड़ा, ज्यादातर हमारे विसरल ऑर्गन बड़े नाजुक है, ज्यादातर विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन बहुत नाजुक होते हैं। अब अगर नाजुक होते हैं तो उसमें डबल दोहरी सुरक्षा देनी की एकहरी, दोहरी की एकहरी। अच्छा, और दोनों के बीच में जेल भरा होता है। यूजुअली हमारे जो नाजुक अंग है उनके बीच में जेल भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, और दोनों के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि हम जंप करें, हम लेटे, हम इधर करें, करवट बदले तो कहीं घिस ना जाए। इसलिए यहां पर क्या होता है, एक बाहर लेयर होती है, एक अंदर लेयर होती है। अब देखिए, हार्ट के चारों तरफ इस लेयर को पेरिकार्डियल बोलते हैं। वैसे यहाँ पे प्लूरल वर्ड आता है, वैसे यहाँ प्लूरल वर्ड आता है, तो याद रखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ लंग्स के लिए प्लूरा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा थोरेसिक कैविटी के चैम्बर में, थोरेसिक चैम्बर के संपर्क में रहेगा या कैविटी के संपर्क में रहेगा। इनर प्लूरा देखो किसके, लंग्स के सरफेस के टच में है, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है और दोनों को लेयर को आपस में चिपकाए हुआ है। अच्छा बताओ, दो कांच की स्लाइड्स को आपस में चिपकाना हो, बीच में पानी डाल दो और फिर देखो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। आपने कभी स्लाइड पर वर्क तो किया ही होगा, जब लेबोरेटरी में काम करते हैं उसको बाउंड करने के लिए क्या पानी डालते हैं, एक बूंद या ग्लिसरीन डालते हैं, अब चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। बोलिए सही है कि नहीं? कवर स्लिप जब रखते हैं। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, आप जरा देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग है, राइट और लेफ्ट।
और इसके ऊपर कवरिंग है, डबल लेयर कवरिंग है कि सिंगल लेयर? ज्यादातर विसरल ऑर्गन में कितनी कवरिंग होती है? एक आउटर वाली और एक इनर वाली, ठीक है। और उसका नाम क्या है? प्लूरा, नाम है प्लूरा। और इसके अंदर फ्लूइड कौन सा भरा है? प्लूरल फ्लूइड लिखा है, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा है। इसका काम क्या था? फ्रिक्शन को घटाना। और ऑन द लंग सरफेस, लंग्स के सरफेस पर जो उत्पन्न हो रहा है फ्रिक्शन, जैसे मान लीजिए कोई जंप किया या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या कुछ लोग होता नहीं प्राणायाम कर रहे हैं तो ज्यादा बॉडी में पंपिंग हुई, तो उस समय क्या होता है, ये इसको कोई फ्रिक्शन ना हो जाए, वरना इतना नाजुक अंग ब्लास्ट कर जाएगा। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके संपर्क में रहती है? अभी बोला था, थोरैसिक कैविटी के संपर्क में रहती है। आउटर किसके संपर्क में है? थोरैसिक कैविटी के संपर्क में है। और इनर किसके संपर्क में है? आउटर होता है थोरैसिक कैविटी, यहां लिख दिया थोरैसिक लाइनिंग, बात एक ही है। जबकि इनर प्लूरा रिमेन इन कांटेक्ट ऑफ लंग सरफेस, ये लंग सरफेस में रहती है। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ऐसा सकते हो, ये क्या है? यहां से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो हिस्सा, कहां से? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो भी हिस्सा है, ये देखो, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये बनाता है कंडक्टिंग पार्ट। ये कौन सा है? कंडक्टिंग पार्ट। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहां तक का? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्सा क्या बना रहा है? अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से सॉरी ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्से में क्या खास बात थी? सी शेप रिंग पाई गई थी, वो पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई अगर हम बोले वो ट्रैकिया, सारी ब्रोंकाई, सारे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना, इन सब के सारे ब्रोंक्यूल्स में भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, तो ये क्या होगा खास बात? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। लेकिन अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पूरा गैप क्या कहलाता है? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जबकि अब जो बचा रह गया, बचा क्या? एल्विलाई, और क्या? और उसके आसपास की डक्ट, एल्विलर डक्ट बोलते हैं। एल्विलाई और एल्विलर डक्ट, ये सब रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजर पार्ट बनाएगा, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजर पार्ट। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने भाग हैं? दो भाग है। बताइए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का हिस्सा। अच्छा, उसके आगे एक तो एल्विलर डक्ट है। सुनो पहले ध्यान से, ऐसा नहीं कि टर्मिनल डक्ट के बाद कोई डक्ट नहीं होती, टर्मिनल डक्ट के बाद एल्विलाई की डक्ट होती है, प्लस एल्विलाई होती है। तो जो एल्विलर डक्ट और एल्विलाई है वो क्या बना रही है? वो बना रही है एक्सचेंजर पार्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर रियली में एक्सचेंज होगा। ये देखो, एक एल्विलाई है मेरी, और ये कोई भी एल्विलाई कैपिलरी के टच में जरूर रहती है, और कैपिलरी सबसे पतली ब्लड वेसल को बोलते हैं। और यहां पर देखो, ऑक्सीजन इधर से इधर आ जाएगा और CO2 डिफ्यूज होकर इधर से इधर चला जाएगा। तो देखो, जो हम सांस ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वाली, वो आ गई ब्लड में, और जो सांस हम छोड़ रहे हैं CO2 ब्लड में था, वो आया एल्विलाई में, फिर बाहर चला गया। समझ में आई बात? तो रियल गैसेस एक्सचेंज कहां होता है? रियल गैसेस एक्सचेंज कहां होता है? एल्विलाई में। और किस विधि से होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, मतलब विधि का नाम तो बताया नहीं आपने, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन विदाउट लॉस ऑफ एनी एटीपी। यहां एटीपी खर्च नहीं होती। इसका मतलब ये मत समझा जाए कि रेस्पिरेशन में एटीपी खर्च नहीं होती। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी खर्च होती है, पर गैसेस एक्सचेंज में एटीपी खर्च नहीं होती। कैसे? मैं सांस ले रहा हूं, एनर्जी लगी, तभी तो मसल सिकुड़ा, तभी तो मैंने एनर्जी खर्च की और मैंने ब्रीदिंग करी। सांस छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती, सांस लेने में। अच्छा, खींच के देखो, लग रही है एनर्जी। सांस छोड़ा, नॉर्मल रिलैक्स। क्यों? सांस खींचने में एनर्जी लगती है, सांस छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी लग रही है, मसल को रिलैक्स करने में एनर्जी नहीं लग रही है। तो क्या रेस्पिरेशन में एनर्जी नहीं चाहिए? चाहिए, पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां काम करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाली विधि, और इस विधि को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। इतनी बात क्लियर? अब आगे, अब देखो, कंडक्टिंग पार्ट का कोई तो काम होगा। अभी तो मैंने पैसेज बताया कि यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक यूपी, यहां से यहां तक बिहार, अभी तो ये बताया। लेकिन अब हमें ये जानना है यूपी क्यों प्रसिद्ध है और बिहारी वाले के लोग क्यों प्रसिद्ध है, अब ये जानना है। तो देखो, अब बात कर रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट की, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर लाना,
वायुमंडल की ऑक्सीजन को अंदर लाना और अंदर की CO2 को बाहर निकालना। एक तो ये हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, पहली बात है ये ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, लाती भी है और ले भी जाती है। इन्होंने केवल अभी अंदर की तरफ बोला है। देखो एटमॉस्फेरिक एयर एल्विलाई तक लाना कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम है। दूसरा, जब ये लाएगा तो फॉरेन पार्टिकल धूल धक्कड़ भी तो आ जाएगी, तो धूल धक्कड़ को मुक्त करने के लिए नाक में बाल पाए जाते हैं, प्लस म्यूकस लाइनिंग पाई जाती है। कोई भी जो वो ये बाल फिल्टर की तरह काम करते हैं, बाल फिल्टर की तरह काम करते हैं, कीड़े मकोड़ों को अंदर घुसने से रोकते हैं, बैड स्मेल पैदा करते हैं ताकि ये दूर रहे। देखा होगा बहुत रेयरली होता है जो कान में और नाक में कोई कीड़ा घुस जाए, वो घुस सकता है, वो कभी कंफ्यूजन से, नॉर्मली नहीं घुसता, कारण यहां से बैड स्मेल आती है। लेकिन क्या होता है, अगर घुस भी रहा है तो कौन रोकेगा, ये बाल, नाक के बाल। और अगर धूल धक्कड़ है वो तो नाक के बाल से नहीं रुकेगी, तो वो यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग होती है, चिपचिपी। और जब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो यही म्यूकस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। तो देखा होगा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये एल्विलाई तक एयर लेके आएगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करेगा, क्लियर मतलब छान देगा। और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, अच्छा देखो सर्दी इतनी है लेकिन सांस गर्म है, सर्दी इतनी है लेकिन सांस गर्म है। सांस क्यों गर्म है, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं है, एटमॉस्फेयर का कितना भी टेम्परेचर हो, हमारा टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट रहता है। यही चीज अगर लोग मेंटेन नहीं करते तो सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई बाहर से ठंडी ठंडी हवा आपके नाक के थ्रू घुसी और आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है ना, यानी सर्दियों में मोफलर वगैरह नहीं होता है, बांध लेते हैं या मास्क लगा लेते हैं, तो ये ठंडी ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी और डायरेक्ट जब जाती तो सर्दी, बोलते नहीं सर्दी जुकाम इसी एरिया से होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी हवा यहीं से एंटर करेगी, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को एकाएक चेंज कर देगी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकाएक चेंज हो जाना मतलब सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन हो जाना, राइट। तो इसका मतलब ह्यूमिडिफिकेशन यानी आपकी बॉडी की अंदर जो एयर जा रही है उसका ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करेगी, ना बहुत ड्राई होनी चाहिए ना बहुत वेट, ना बहुत ड्राई ना बहुत वेट होनी चाहिए, तो ह्यूमिडिफिकेशन भी करेगी। अच्छा फिर जो भी टेम्परेचर का आ रहा हो, जो भी हवा का टेम्परेचर हो, उसका टेम्परेचर मायने नहीं रखता, हमारी बॉडी का टेम्परेचर के बराबर आना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो लिखा ब्रिंग्स द एयर टेम्परेचर टू द बॉडी टेम्परेचर, मतलब बाहर का जो भी टेम्परेचर उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे ये पार्ट होता है नोज से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये इसका तापमान एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। तो पहला काम एटमॉस्फेरिक एयर को लाना, दूसरा काम क्लीनिंग, तीसरा काम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना, चौथा काम तापमान को नियंत्रित करना। अच्छा एक्सचेंजर पार्ट जो था वो क्या कर रहा था, डिफ्यूजन, किसका हाँ किसके बीच, ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अच्छा लंग्स कहां प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में कि एब्डोमिनल कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, एयर टाइट। कभी अगर बाथ टब में कोई नहा रहा हो तो क्या लगता है यहां से बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि एयर प्रूफ एयर टाइट है, बुलबुले नहीं निकल सकते, बुलबुले केवल नोज से ही निकलेंगे, मुंह से ही निकलेंगे और कहीं से नहीं निकलते, ठीक है ना। आगे देखो, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर। लंग्स जो होता है कहां प्रेजेंट होता है, थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है, और ये एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी के लंग्स को, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, अगर किसी के लंग्स को डैमेज कर दिया जाए या एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए तो अब एयर टाइट तो रह नहीं पाएगा। अब एयर टाइट नहीं रह पाएगा तो अब वो व्यक्ति सांस लेगा इधर से, लीकेज। और कभी भी हमारा एटमॉस्फेयर और आपके, अच्छा टायर पंचर हो, कितनी भी हवा डाल लो रुकेगी नहीं, ठीक है ना। वही चीज हो जाती है, अगर किसी का लंग थोरैसिक चैम्बर पंचर हो गया या लंग पंचर हो गया, वो व्यक्ति मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। कितनी प्रेशर क्रिएट करेगा, जब आपका मशीन नहीं कर पाती टायर का प्रेशर मेंटेन, तो ये कैसे कर लेगा, सही है ना। एक बार लाओ तो आपके करें, लाइए मैं आपके उंगली करके देखूं सक्सेस है कि नहीं है। आगे, और इनके पंचर वाली लाइए, टिक्की चिपका के देखें, या सूजा डाल के, नहीं आजकल बनता है सूजा डाल के चेक करें होगा कि नहीं होगा। आगे चलिए,
थोरैसिक चैम्बर। अब थोरैसिक चैम्बर बहुत, इसका मतलब अगर एनाटॉमिकली एयर टाइट है तो बचाना पड़ेगा। यहां ये नहीं चलता जो अभी बता रहे थे, पंचर की टिक्की लगा ली काम हो गया, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। वो लीक हो जाती है पंचर की टिक्की, और वो बॉडी के लिए ये सब चीजें नहीं अप्लाई होती हैं। तो थोरैसिक चैम्बर इज बहुत नाजुक है, तो चौतरफा सुरक्षा देना पड़ेगा कि एक तरफ, चौतरफा। तो आइए इस तरफ से चलते हैं, स्वागत है आपका। डॉर्सली, तो डॉर्सली भाई, अरे बताओ, थोरैसिक चैम्बर, डॉर्सली भाई, थोरैसिक वर्टिब्री, डॉर्सली भाई, थोरैसिक वर्टिब्री। ये देखो वर्टिब्रल कॉलम बोला है, थोरैसिक वर्टिब्री बोलना इसकी जगह भाई। वर्टिब्रल कॉलम तो पूरा हो गया, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट थोरैसिक वर्टिब्री। अब ऐसे वेंट्रली भाई, चेस्ट बोन, चेस्ट बोन का दूसरा नाम स्टर्नम, चेस्ट बोन का दूसरा नाम स्टर्नम। और लेटरली बाय रिब्स, लेटरली बाय रिब्स, पसलियां, पसलियां। तो देखो चौतरफा हो गया कि नहीं हो गया। एक तरफ थोरैसिक कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पहला, और आगे वेंट्रल साइड स्टर्नम, स्टर्नम को चेस्ट बोन भी बोलते हैं या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। फिर लेटरली बाई, और सुनिए चौतरफा नहीं, छह तरफा प्रोटेक्टेड है। नीचे है डायाफ्राम की मसल, डायाफ्राम की मसल, और ऊपर है नेक, ऊपर है नेक। तो हर तरफ से प्रोटेक्टेड है। एनसीईआरटी ने हालांकि चौतरफा ही लिखा है। देखो लोअर साइड बाय डोम शेप डायाफ्राम, डायाफ्राम का शेप बताओ, ऐसे डोम शेप, फिगर में दिया हुआ है डोम शेप, ठीक है। एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का थोरैक्स में कुछ ऐसा है, इस बात को ऐसे समझिए, मेरे फेफड़े मेरे थोरैसिक कैविटी में कुछ इस प्रकार समायोजित है कि अगर मेरे थोरैसिक चैम्बर में जरा सा भी वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ तो ये वॉल्यूम मेरे फेफड़े में भी दिखेगा। सही है ना। मेरे किसी भी व्यक्ति के थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में अगर जरा भी चेंज आया, घटा या बढ़ा, तो समझ लेना कि आपके फेफड़े में भी वो वॉल्यूम घट या बढ़ गया है। अगर थोरैसिक कैविटी घटी तो वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम भी घटा, अगर थोरैसिक कैविटी फूली तो वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, राइट है ना। देखो लिखा है, ये ऐसा एनाटॉमिकल सेटअप है। एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का थोरैक्स में कुछ इस प्रकार है कि यदि कोई चेंज हो गया वॉल्यूम में, किसके वॉल्यूम में, थोरैसिक कैविटी में, तो ये रिफ्लेक्ट होगा कहां पे, लंग्स या पल्मोनरी कैविटी में। और इस वजह से इस तरह के अरेंजमेंट से बहुत जरूरी है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम्स को चेंज नहीं कर सकते। अब देखना यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हम डायरेक्टली थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते कि पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, पल्मोनरी, और वो लिख देगा थोरैसिक वॉल्यूम। तो हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, थोरैसिक तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन थोरैसिक चेंज किया तो पल्मोनरी चेंज होगा ही होगा। अब आगे रेस्पिरेशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला, ऐसे सुनिए, उधर मत देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। मैं अपने पर अप्लाई करके बताता हूं। मैं नॉस्ट्रिल द्वारा एटमॉस्फेयर की O2 ले रहा हूं और CO2 निकाल रहा हूं, नॉस्ट्रिल के थ्रू ही और माउथ के थ्रू भी, मेनली नॉस्ट्रिल से ही ले रहा हूं। तो नॉस्ट्रिल से ले रहा हूं, नॉस्ट्रिल से निकाल रहा हूं। इस प्रक्रिया को बोलिए क्या, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ये हो गई ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। कहीं हवा आना और निकल जाना वेंटिलेशन कहलाता है। तो फेफड़ों की हवा निकली और फेफड़ों की हवा आई, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसे, पल्मोनरी। ब्रीदिंग का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें O2 रिच एयर एटमॉस्फेयर से अंदर खींच ली गई, ड्रॉन इन का मतलब अंदर खींची गई, और CO2 रिच एयर एल्विलाई से बाहर फेंक दी गई। रिलीज आउट मतलब फेंक दी गई। कंफर्म, ये तो कुछ रटने वाला मुद्दा था नहीं। अब देखिए सेकंड क्या करेंगे, सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड देखो, जो एयर मैंने लिया, जो एयर मैंने लिया वो यहां पे इस समय आ चुकी है, यहां आ चुकी है, ठीक है। और ये किसके संपर्क में रहता है, ये रहता है किसके संपर्क में, ये रहता है ब्लड कैपिलरी के संपर्क में। तो अब बताइए इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। O2 इधर से इधर, CO2 इधर से इधर, हो गया गैसेस एक्सचेंज। तो देखो लिखा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी O2 एंड CO2 अक्रॉस, मतलब आर पार, किसके, एल्विलर की मेम्ब्रेन के आर पार, इधर से इधर और इधर से इधर, ये। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब जो इसमें O2 आ गई है, ये कहां जाएगी, टिश्यू तक नहीं, ये ट्रांसफर तो हो गई है, अब ये ब्लड में तो आ ही चुकी है भाई। जब गैसेस एक्सचेंज हो गया तो मेरे ब्लड में आ चुकी है। अब ये कहां जाएगी, ये जाएगी कहां तक, टिश्यू तक। बॉडी की किस टिश्यू में, हर टिश्यू तक जाएगी।
हर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए कि कुछ टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए? तो हर टिश्यू तक ये ब्लड से ऑक्सीजन ले जाएगा। लेकिन मान लो एक एग्जांपल, ये टिश्यू मान ले, तो मेरे फेफड़े से यहां तक जो खून गया वो इसको ऑक्सीजन दे आया, लेकिन यहां से कुछ लाया भी तो CO2 ले आया, तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इसमें दो पार्ट हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जरा बताइए ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 किधर से किधर होता है? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। और CO2 का ट्रांसपोर्ट टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू टू लंग्स। ठीक है, अब देखो, अब फेफड़े, ये रहा टिश्यू, सोचो ये रहा टिश्यू, और टिश्यू भी ब्लड के संपर्क में है। टिश्यू भी किसके संपर्क में है? ब्लड कैपिलरी। इधर एल्विलाई ब्लड कैपिलरी के संपर्क में है, इधर टिश्यू ब्लड कैपिलरी के संपर्क में है। देखो यहां पर भी क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज। यहां पर O2 चला जाएगा, ये CO2 चला जाएगा टिश्यू से ब्लड में, और O2 चला जाएगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। यानी यहां भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच। यहां हुआ था एल्विलाई और ब्लड के बीच। तो देखो दो तरह का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, यहां पे भी हुआ और यहां पे भी हुआ। ये जो हो रहा था ये बिटवीन एल्विलर और ब्लड हो रहा था, ये बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू हो रहा है। इसको बोलते हैं प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज, इसको बोलते हैं सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज। एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ है। अब आपकी टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, आपका टिश्यू CO2 निकाल रहा है लगातार, तो ये ऑक्सीजन जो ले रहा है कहां यूज कर रहा है? अब ये 4 स्टेप में मतलब रिएक्शन होगी, पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होगी, फिर ETS होगा, फिर O2 यूज हो जाएगा, लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर, और क्रेब्स साइकिल में CO2 निकल गई। बोलो सही है कि नहीं? वही CO2 यहां से निकल रही है। यानी रियल में ये चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, जस्ट पढ़ के आए। कौन सा चैप्टर? नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पढ़ के आ रहे हैं। 14 नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 13 नंबर वाला इसके पहले पढ़ा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 12 नंबर वाला उसके पहले पढ़ा था, नाम था रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो याद दिला रहा है कि पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड था। पूरे चैप्टर को हमने बोला था सेलुलर रेस्पिरेशन, याद है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब आप बताओ, रटना नहीं है। एटमॉस्फेयर की O2 आई और फेफड़े की CO2 निकली। व्हाट इज दिस? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का दूसरा नाम, ब्रीदिंग का दूसरा नाम, हाँ ब्रीदिंग का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड बाय सिंपल डिफ्यूजन। दो काम हो गए। तीसरा काम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम लंग्स टू, अच्छा, और CO2 कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। इतनी बात समझ में आ गई? 3 स्टेप हो गए। चौथा, ये जो ब्लड है ये टिश्यू के संपर्क में है, तो यहां पर भी तो गैसेस एक्सचेंज होगा। ब्लड क्या लेके आ रहा है? O2 किसके लिए? टिश्यू के लिए। और टिश्यू क्या निकाल रहा है? CO2। ये कहां ले जाएगा? यहां ब्लड में। यानी यहां पर भी गैसेस एक्सचेंज हुआ। ये प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज, ये सेकेंडरी गैसेस एक्सचेंज। ये रहा प्राइमरी, ये रहा सेकेंडरी। 4 स्टेप हो गए। अब पांचवा और आखिरी स्टेप क्या? जो O2 आ गई है कहां पे? यहां पे, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते थे? 4। पहला, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, चौथा ETS, और ETS का लास्ट प्रोडक्ट वाटर। याद है? चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब इन्होंने पहला स्टेप समझाने की कोशिश की है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। हवा तभी अंदर आएगी जब प्रेशर डिफरेंस हो। हवा तभी अंदर आती है या बाहर जाती है जब तक कि प्रेशर का डिफरेंस ना हो। आप बताओ गुब्बारे में हवा कब जाएगी? जब हम मुंह का प्रेशर बढ़ाएंगे गुब्बारे की तुलना में, तभी गुब्बारा फुला सकते हैं। आपके घर में जो LPG लगी है, अगर उसका गैस लीक करेगा तो LPG के सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा है और आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है उसकी तुलना में, तो गैस लीक करेगी कि गैस अंदर जाएगी? लीक करेगी, है ना? इसी तरीके से जब आप हवा भरवाते हो गाड़ी में या टायर में या साइकिल में, तो जो मशीन का प्रेशर है वो ज्यादा होता है और आपके टायर का प्रेशर कम होता है, तो किधर से किधर हवा जाती है? हाई टू लो। मतलब ये सीख गए कि प्रेशर हमेशा जाता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। हवा जाती है या कोई भी गैस होगी प्रेशर डिफरेंस के कारण जाएगी। एक तरफ का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ का कम। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं एयर अंदर लेना चाहता हूं, यानी मैं इंस्पायरेशन करना चाहता हूं, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। किसकी तुलना में? फेफड़े की तुलना में। फेफड़े की तुलना में, तभी तो हवा अंदर ढकेलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैं हवा छोड़ना चाहता हूं यानी कि एक्सपायरेशन करना चाहता हूं, तो बाहर का प्रेशर मेरे फेफड़े के रिस्पेक्ट पे कम होना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आती है?
अब एक बात बिल्कुल क्लियर गांठ बांध लेना कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज करना हमारी औकात में नहीं है, वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो? यूनिवर्स का आप तिनका नहीं कर सकते चेंज। हम चाह रहे हैं हम बहुत सारी कुछ अपनी पूरी पावर लगा दे, सुप्रीम लगा दे, हम सब मिलके प्रेयर कर ले और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे एटमॉस्फेयर का। नहीं बढ़ा पा सकते, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, या कोई भी चीज हम नहीं कर सकते। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बस में नहीं है। तो क्या बस में? अपना शरीर, अपने शरीर को हम चेंज कर सकते हैं। यानी हम अपने फेफड़े का प्रेशर घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और ऊपर सिखाया था कैसे, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक वॉल्यूम। थोरेसिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। अब जरा देखो, एक नियम है, नियम पहले सीख लीजिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पीवी बराबर कांस्टेंट। अब जरा ध्यान देना, इधर लिख देते हैं एटमॉस्फेयर और इधर लिख देते हैं लंग्स। रुक जाइए, ध्यान दीजिए, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, सरल भाषा में बता रहा हूं। देखिए इन्हीं के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, और यहां ये नियम फॉलो होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट। ये है बॉयल्स का नियम, है ना। बॉयल्स का नियम कहता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लो मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो इसको कंपनसेट करने के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या मैंने प्रेशर घटा दिया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब जरा सुनना, आपको हवा अंदर फेंकनी है, अंदर खींचनी है, मतलब यहां का प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज्यादा, ज्यादा को पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, यहां का प्रेशर कैसा होना चाहिए? इसकी तुलना पे कम, मतलब निगेटिव बोलते हैं। अब आप बताइए, यहां का प्रेशर पॉजिटिव करना है, यहां का निगेटिव, ये हम चेंज कर नहीं सकते, तो यहां का हम निगेटिव कैसे करेंगे? देखो, यानी यहां का प्रेशर कम कैसे करेंगे? आप अपने वो थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा दो। अच्छा, थोरैसिक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? थोरैसिक वॉल्यूम 2 लेवल पे बढ़ सकता है। आपका डायफ्राम नीचे चला जाए तो इस तरफ कुछ जगह खाली हो जाएगी, आपका फेफड़ा इस हालत में है, मैं बता रहा हूं, आपका फेफड़ा इस हालत में है, आपका फेफड़ा इस हालत में, डायफ्राम इस हालत में। पहले ये देखो, तो अगर अगर हम वॉल्यूम इधर इसको ऐसा कर दें फ्लैट, अगर हम डोम शेप से इसको फ्लैट कर दें, अभी ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये रिलैक्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम डायफ्राम की मसल को सिकोड़ देते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट होने से इतना वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और ये किस दिशा में बढ़ रहा है? ऊपर से नीचे आया ना, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर दिशा में बढ़ा। किस दिशा में बढ़ा? चलो एक चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हम चाहते हैं हमारा ये चीज, ये चीज इधर थोरैसिक वॉल्यूम भी इधर उधर बढ़ जाए, थोरैसिक वॉल्यूम भी इधर उधर बढ़ जाए, ऐसे फूल जाए, ऐसे फूल जाए। और वो तभी बढ़ेगा जब रिब्स के बीच में एक मसल होती है स्पेशल, उसको बोलते हैं ईआईसीएम। ईआईसीएम, रिब्स के बीच की मसल का नाम ईआईसीएम। ईआईसीएम का पूरा नाम होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती तो 2 हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। आपको छूना नहीं है किसको? इंटरनल को। कौन सी मसल को याद रखना है? हाँ, ये इस दिशा में वॉल्यूम बढ़ाती है। बताइए 2 मसल बताइए जो थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। पहला ईआईसीएम। ईआईसीएम का पूरा नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कहां होती है? बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच, पसलियों के बीच होती है। एक ऐसे होती है पसलियों के, जैसे ये पसलियां हैं, अब एक ऐसे तिरछी तिरछी और एक ऐसे तिरछी तिरछी, जो बाहर की तरफ उभरी है एक्सटर्नल, जो ऐसे उभरी है इंटरनल। तो कितने तरह की होती? 2। लेकिन हमें मतलब किससे? इससे। ये वॉल्यूम को किस दिशा में बढ़ाएगी? ऐसे 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 बढ़ाएगी, ऐसे ऐसे। आगे वेंट्रल, पीछे डॉर्सल। बताओ किस दिशा में बढ़ाएगी? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये मसल किस दिशा में वॉल्यूम को बढ़ाती है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ये मसल किस दिशा में बढ़ाती है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। अब जरा आ जाओ, अब वापस चलते हैं। यहां पे इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 2 मसल हैं जो उसको एडजस्ट कर सकती है वॉल्यूम को। और देखिए सबसे ये टफेस्ट टॉपिक है इसका, लेकिन कितना इजी हो जाएगा। आपको अंदर का प्रेशर घटाना है, आपको अंदर का प्रेशर घटाना है, मतलब आपको अपने थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ाना होगा। और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 2 मसल जिम्मेदार थी, एक डायफ्राम और दूसरा, दोनों को सिकोड़ दो। दोनों को हमने सिकोड़ दिया। याद रखिए कि दोनों को सिकोड़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब भी मसल सिकुड़ती है तो उसके लिए एटीपी देनी पड़ती है। तो बताओ, हमने अपनी एटीपी खर्च की, हमने 2 मसल को सिकोड़ लिया। कौन कौन सी मसल को सिकोड़ा? ईआईसीएम और डायाफ्राम। दोनों को सिकोड़ने का परिणाम क्या है? आपके थोरैक्स का वॉल्यूम इस तरफ बढ़ा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, और इस तरफ से इस तरफ गया,
एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब आप बताओ ओवर एंड और वॉल्यूम बढ़ गया कि घट गया? तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया आपके फेफड़े का, तो उसको एडजस्ट करने के लिए प्रेशर कम हो गया। अब देखो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वही का वही रहा, मान लेते हैं 760 mmHg होता है, यही होता है ना, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 1 atm, या 1 atm। 1 atm इसलिए नहीं लिखेंगे, काम समझ में नहीं आएगा। यहां का इससे कम हो गया, इससे कम हो गया 756, 756 हो गया, मतलब निगेटिव में चला गया उसकी तुलना से। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ फेफड़े का, प्रेशर कम हुआ तो यहां का तो उतना ही रहा जितना होना चाहिए, यहां का हमने अपने हिसाब से कम कर लिया। अब आप बताओ 4 का अंतर आ गया, 4 mmHg बहुत बड़ी चीज होती है। यहां से हवा तेजी के साथ अंदर आने लगी, कब तक आएगी? जब तक कि अंदर का प्रेशर भी 760 ना हो जाए। और ऐसा होने में 3 सेकंड लगेंगे। ऐसा होने में कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड की 2 सेकंड? 2 सेकंड की 3 सेकंड? 2 सेकंड लगेंगे, इसीलिए मैंने पूछा 2-3 बार। 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है, टाइम कम लेती है, पैसिव प्रोसेस टाइम ज्यादा लेती है, तो 2 सेकंड लगेंगे। इंस्पायरेशन में कितना सेकंड लगेगा? इंस्पायरेशन में वॉल्यूम बढ़ाना होता है कि घटाना होता है? वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर, प्रेशर कम तो एटमॉस्फेयर से हवा अंदर आएगी। कब तक आएगी? जब तक कि हमारे फेफड़े का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसी में ऊर्जा खर्च हो रही है एटीपी के रूप में, क्योंकि मसल को सिकोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, मसल को रिलैक्स करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती है, याद रखना। अब बारी आई एक्सपायरेशन करने की, तो एक काम करो ना, जिस जिस वॉल्यूम को आपने कम किया था उसको वापस कर दो उतने पे, यानी जो मसल सिकोड़ी थी उसको रिलैक्स कर दो। यानी जिस मसल को आपने सिकोड़ा था, किसको सिकोड़ा था? ईआईसीएम और डायफ्राम, उसको रिलैक्स कर दो। रिलैक्स कर दोगे तो ये जो इधर चला गया था वापस आ गया, और ये जो इधर चला गया था वापस आ गया, ये इधर और ये इधर, मतलब वॉल्यूम दोनों एक्सिस पे कम हो गया। वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा हो गया। यहां का हो गया 4 प्लस में 664, और यहां उतना ही है 760। अब बताओ, अब हवा बाहर जाएगी कि अंदर जाएगी? कब तक जाएगी? जब तक कि यहां का प्रेशर भी 760 ना हो जाए। और ऐसा करने में 3 सेकंड लगेंगे, यानी एक ब्रीदिंग में 2 सेकंड पहले इंस्पायरेशन वाला और 3 सेकंड एक्सपायरेशन वाला, टोटल कितना टाइम लगेगा? तो 5 सेकंड लगेगा। अब आप बताइए मैं 1 मिनट में कितनी बार मिनिमम ब्रीथ कर सकता हूं? देखो 60 सेकंड में, एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड लग रहा है, 60 सेकंड में निकालना है, भाग दे दो 12। लेकिन एनसीईआरटी जानते हो वेरिएबल लिखती है, तो एनसीईआरटी कहती है 12 से 16 पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। बताइए एक स्वस्थ व्यक्ति मिनिमम 12 और मैक्सिमम 16 बार सांस ले सकता है प्रति मिनट में? बोलो क्लियर है? और एक सांस का उसका ब्रीदिंग टाइम क्या है? 5 सेकंड। उसमें से भी इंस्पायरेशन का टाइम कितना है? 2 सेकंड। एक्सपायरेशन का कितना है? तो आंसर आएगा 3 सेकंड। टोटल कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। ब्रीदिंग रेट कितनी है? और कोई भी हम अपनी ब्रीदिंग रेट को भी चेंज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। चलो हम लोग एक्सरसाइज करने लगेंगे, तेजी से हांफने लगेंगे। बोलिए रनिंग कर लो, देखो आप तेजी से सांस ले लोगे, रनिंग करके आओ और कोई आपसे बात करने लगे, क्या कहां से आ रहे हो, बताओ हालचाल ठीक है, तो रुको थोड़ा, ठहरो जरा, है ना? इसका मतलब क्या आप बोल ही नहीं पाओगे, कारण इतनी तेज ब्रीथ कर रहे हो, आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा उस समय, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं पूरी बात एनसीईआरटी की इत्मीनान से पढ़ रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या और मैंने क्या कहा। ध्यान से देखिए, इत्मीनान से। देखिए क्या बोला, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, एक सांस का खींचना जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, और एक सांस को छोड़ना एक्सपायरेशन, जिसमें एल्विलाई की एयर बाहर जाएगी। ये तो कोई नई बात पता नहीं चली। दूसरी बात, जब भी मूवमेंट ऑफ एयर अंदर हो या फेफड़े के बाहर हो, हमेशा अंतर पैदा करना पड़ेगा। अंतर पैदा करना पड़ेगा किसका? प्रेशर का अंतर, ग्रेडियंट मतलब अंतर, किसके किसके बीच? लंग्स और एटमॉस्फेयर। बोलो कवर है? हाँ। फिर आगे, इंस्पायरेशन तभी होगा जब प्रेशर कहां का? फेफड़े का। बोल रहा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब फेफड़े के अंदर का प्रेशर कम हो कि ज्यादा? हवा अंदर भेजनी कि बाहर? हाँ तो कम होना चाहिए। कह रहा है
इंस्पायरेशन तभी होगा जब फेफड़े का प्रेशर, जिसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, वो कम हो जाए। किसकी तुलना से? याद करो, यहां का 760, यहां का 756 हो गया था, ठीक है ना। इसका मतलब कैसा हो जाए? निगेटिव। मतलब कितना निगेटिव? 4 निगेटिव। मतलब 460 से 4 माइनस करो, 756, 760 से 4 माइनस 756, ये आ गया लंग्स का। किसकी तुलना में? विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। पढ़ा चुका हूं अभी अभी। कह रहा है एक्सपायरेशन तभी होगा जब, उल्टी बात बोलेगा एक्सपायरेशन तभी होगा जब अंदर का प्रेशर हाई हो जाए। किसकी तुलना में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। यानी 764, फेफड़े का 764 और बाहर का 760। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक, आगे कह रहा है ये जो प्रेशर का अंतर दोनों तरफ पैदा करना है, इसके लिए दो मसल जिम्मेदार है। पहले का नाम और दूसरी EICM। EICM, ये IICM छोड़ दो, IICM छोड़ दो, और ये मसल होती है रिब्स के बीच में। रिब्स के बीच में यही अंतर जनरेट करेगी, जनरेट सच ग्रेडियंट, यही अंतर पैदा करेगी। इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पायरेशन के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे कोई मसल बोले। तो EICM भी कॉन्ट्रैक्ट और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। देखो, जब भी डायफ्राम सिकुड़ेगा तो कहां पे चेंज आएगा? ऐसे से ऐसे गया ना, तो ये मेरा इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे चेंज आ रहा है, राइट। फिर कह रहा है जब EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन EICM, जब EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो देखो क्या हुआ, अब रटना नहीं है। EICM में वो तो रिब्स ऊपर उठी, रिब्स ऊपर उठी, रिब्स ऊपर उठी तो ऐसी तिरछी थी। अब रिब्स ऊपर उठी तो अगर कोई चीज तिरछी ऐसे है तो देखो वॉल्यूम कम है इसके बीच का कि ज्यादा? अच्छा, अगर इसको ऐसे कर दें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे तिरछी जगह पे ये रखा हुआ है तो वॉल्यूम कम ले रहा है, ऐसे सीधा रख दो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो रिब्स ऐसे लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर चली जाती है, स्टर्नम ऊपर चला जाता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। किस एक्सिस पे बढ़ता है? आगे की पीछे की दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। तो देखो लिखा है लिफ्ट द रिब्स एंड स्टर्नम, उधर लिखा है एंड स्टर्नम, ध्यान दीजिएगा, एंड स्टर्नम। ये देखो लिफ्ट, रिब्स और स्टर्नम, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा किस दिशा में? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। कह रहा है एक तरफ इसने बढ़ाया डायफ्राम ने, एक तरफ इसने बढ़ाया, ठीक है, ओवर एंड ऑल वॉल्यूम बढ़ गया, ओवर एंड ऑल इंक्रीज हो गया थोरेसिक वॉल्यूम। इससे क्या होने लगा? लिखा है सिमिलरली इंक्रीज इन, देखो थोरेसिक वॉल्यूम जब भी चेंज होता है तो पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज हो जाता है, शुरुआत में ही बताया था कि नहीं? थोरेसिक वॉल्यूम चेंज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज आ गया। कह रहा है इसका मतलब इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कह रहा है अगर इंक्रीज हुआ पल्मोनरी वॉल्यूम तो पीवी, ये कह रहा है, ये वाली बात कह रहा है। कह रहा है अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी प्रेशर ये ज्यादा तो ये कम, तभी तो कांस्टेंसी मेंटेन होगी। बोलो भाई, तो कांस्टेंसी तभी तो मेंटेन होगी, वही बात लिख रहा है। कह रहा है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, सही है। कह रहा है ये प्रेशर कहां की तुलना में घट रहा है? हमेशा एटमॉस्फेयर की तुलना से देखा जाता है, देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे एयर भाग के अंदर आएगी और कहां चली जाएगी? लंग्स तक। इस प्रक्रिया को क्या मानेंगे? इंस्पायरेशन। कह रहा फिगर 14.2a, आइए देखें। ये देखो डायफ्राम नीचे आ रहा है, यानी कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो इधर बढ़ रहा है, यानी डॉर्सल, वो वेंट्रल एक्सिस पे, आगे वेंट्रल एक्सिस है, पीछे डॉर्सल एक्सिस है, और रिब्स और स्टर्नम ऊपर जा रहा है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। बताइए विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिपोर्टेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर जाएगा कि नीचे? वॉल्यूम बढ़ रहा है इस तरफ की घट रहा है? अच्छा, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? इधर बढ़ाने की क्रेडिट किसको गया? इधर बढ़ाने का क्रेडिट किसको गया? ओवर एंड ऑल वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? अंदर का वॉल्यूम ज्यादा तो अंदर का प्रेशर कहां की तुलना में? एटमॉस्फेयर की तुलना में। इसीलिए हवा अंदर आएगी, कितने सेकंड लेगी? एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा? एटीपी खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस प्रक्रिया को हम इंस्पायरेशन बोलेंगे। 2 सेकंड लगेगा, एटीपी खर्च होगा, मतलब एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? एक्टिव प्रोसेस है। अब आइए उल्टा करते हैं। अगर हम इस मसल को रिलैक्स कर दें, कौन कौन सी मसल? डायाफ्राम और EICM।
इन्होंने इंटर नहीं लिखा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, उन्होंने केवल इंटर लिख दिया, एक्सटर्नल वाली को ही रिलैक्स करेंगे। तो डायाफ्राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस, स्टर्नम और रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस। इससे थोरैसिक वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम कभी घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट गया। कह रहा थोरैक्स का वॉल्यूम घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट गया, है ना। अब कह रहा है इससे क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा, 764, कहां की तुलना में, एटमॉस्फेयर 760, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। कह रहा है इस वजह से हवा को एक्सपल्सन किया गया, यानी बाहर ढकेला गया। किसने बाहर ढकेल दिया, लंग्स ने। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। लिखा है कि हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम अपनी ब्रीदिंग रेट को घटा बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और ऐसा कर पाते हैं हम लोग एडिशनल एब्डोमिनल मसल। देखो अगर मैं बोलूं गहरी सांस लो, यहां पे प्रेशर आ गया, यहां प्रेशर निकल गया, पहले यहां प्रेशर फील हो रहा है, देखो सांस खींचोगे तो यहां पे क्या होता है, प्रेशर पड़ रहा है, टाइट हो गया पेट, पेट टाइट हो गया, पेट टाइट हो गया। नहीं कुछ लोग की पेट निकली होती तो ऐसे बड़ा बलगर फील करते तो ऐसा रोके रहते हैं, तुरंत जो निकल जाती है। लिखा है वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। हम अपनी सांस को गहरा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब गहरा कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, हम अपनी सांस को गहरा कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। और ये करने का क्रेडिट किसको गया, एडिशनल मसल कहां की, एब्डोमिनल, एब्डोमेन की मसल काम आई। और कह रहा है हमारी औसत ब्रीदिंग रेट क्या होती, 12 से 16 प्रति मिनट, और वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय रेस्पायरोमीटर की स्पायरोमीटर। ये मैंने अभी रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में आपसे पूछा था, रेस्पायरोमीटर से आरक्यू निकालते हैं, स्पायरोमीटर से ब्रीदिंग वॉल्यूम्स निकालते हैं। एक अपरेटस होता है, बोलते हैं फूको, जैसे अल्कोहल को चेक किया जाता है, उसमें फूकते हैं तो जितना वॉल्यूम हमारे इससे निकल के मशीन से पास हो जाता है बता देगा ना कितने ml निकला है या कितना हमने खींचा। तो ये एटमॉस्फेयर से कितना पास हो रहा है इस मशीन से बता देगा। इस मशीन का नाम है स्पायरोमीटर, नॉट रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर से क्या निकाला जाता है, आरक्यू। रेस्पायरोमीटर से क्या निकालते हैं, आरक्यू, याद रखिएगा, रेस्पायरोमीटर की स्पायरोमीटर। अच्छा ये वॉल्यूम हम जान के करेंगे क्या, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। कहते नहीं थे आप, कोरोना में आपने सुना होगा, देखा होगा, ट्राई भी किया होगा कि आप इतने सेकंड तक अपनी सांस रोक के देखो, और अगर रोक पा रहे हो तो इसका मतलब योर लंग्स इज टोटली हेल्दी। कुछ सेकंड्स डिसाइडेड थे, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड होता है हेल्दी लंग्स के लिए। तो उतने सेकंड तक अगर हम अपने वॉल्यूम्स को रोक पा रहे हैं मतलब हमारा जो लंग्स है वो स्वस्थ है, और अगर नहीं रोक पा रहे तो हमारा लंग्स अस्वस्थ है। समझ में आई बात। अब देखिए, अब आगे देखो, स्वस्थ के चक्कर में सांस परमानेंट नहीं रुकनी चाहिए। हाँ रोक के देखो, देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो। अब देखो एक बात देखिए, एक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, एक है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहले है कैपेसिटी पढ़ेंगे कि पहले वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को जब ऐड किया जाता है तभी कैपेसिटी पता लगती है। जब वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो कैपेसिटी का पता लगता है, याद रखिएगा। बताइए कैपेसिटी को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा कि वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो कैपेसिटी बनेगी, है ना। मतलब कैपेसिटी का पता तभी लगेगा जब वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया जाए। चलो आगे, इसीलिए पहले एनसीईआरटी ने वॉल्यूम बोला है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली आप, मैं तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी के लिए, ज्यादा एटीपी के चक्कर में तो मेरी गहरी गहरी सांस हो जा रही है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल बैठे हो, स्वस्थ बैठे हो, आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है वो 500 ml एयर ले रहा है और 500 ml CO2 छोड़ रहा है, 500 ml O2 रिच एयर ले रहा है, 500 ml CO2 रिच एयर निकाल रहा है। यानी कि इतना आप कर रहे हो एक ब्रीथ में, एक ब्रीथ में 500 अंदर, आधा लीटर अंदर, आधा लीटर बाहर, ठीक है ना, आधा लीटर अंदर, आधा लीटर बाहर। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कभी सोए और हीटर वगैरह ऑन करके सोए तो क्या होता है कि ये गैसेस CO2 जो है वहां से पास तो होगी नहीं, वहां बढ़ जाएगी, और हीटर जलाने पर भी CO2 गैस और कार्बन मोनो भी प्रोड्यूस होती है, तो क्या हो सकता है वो हमारे ब्रीथ के थ्रू अंदर जा सकती है और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए कभी बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, हमेशा वेंटिलेशन जरा बहुत तो होना ही चाहिए कभी भी। जैसे होता क्या है, बंद कमरे में, टोटली पैक्ड कमरे में, जैसे हम लोग के घर सारे AC है
वो कहीं से भी हवा नहीं जाती, सब पैक्ड है बिल्कुल। अब उसमें अगर मैं हीटर चला के सो जाऊं तो कल की क्लास नहीं होगी, है ना। मतलब छुट्टी लेना इंपॉर्टेंट है, इतने इतने बेशरम हो, छुट्टी वैसे ही ले लेना 26 जनवरी को। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पायर, अभी अभी न्यू ईयर में इतने लड्डू खिलाए, इतने वो खिलाए। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर तब की तब देखेंगे, अभी आने तो दो, टाइम कम है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं कैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन में, उसी को बोलते हैं टीवी, यानी टाइडल वॉल्यूम। और कितने ml बोला था? 500 ml। एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में कितना लेगा? देखो अगर 12 से गुणा कर दो तो 6000, और अगर 16 से मल्टीप्लाई करिए 8000। इसको बोलते हैं मिनट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। लिखा नहीं पर यही होता है। चलिए एक वॉल्यूम क्लियर हो गया। अब सुनो, अब अगला एक्स्ट्रा एयर। एक्स्ट्रा एयर एडिशनल एयर या एक्स्ट्रा एयर बोला जाए तो आप समझ जाना कि उसमें क्या शामिल। एडिशनल अगर मैं बोलूं, एडिशनल का मतलब होता है उसमें टाइडल वॉल्यूम को सम्मिलित। अब देखो क्या लिखा है, जैसे आप यहीं पे देख लो, आईआरवी का पूरा नाम होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम बोल दिया। एडिशनल वॉल्यूम मतलब इसमें टीवी शामिल। तो एडिशनल वॉल्यूम जो गहरी सांस से मैं खींच सकता हूं, यानी 500 के अलावा। फिर से सुनिए, आपने बोला सर गहरी सांस खींचो, हमने पहले 500 खींची होगी, वो शामिल नहीं करना, वो अपने पेज पे नहीं लिखना, आपको लिखना है अब जितनी मशीन से पास हुई। मशीन से पहले 500 दिखाएगा ना कि सर ने 500 खींच ली, अब आप बोलोगे सर अब खींचिए, तो मैंने एक्स्ट्रा ले ली ना, जो एडिशनल ले ली, जिसमें टीवी को माइनस कर दिया आपने और उस मशीन की रीडिंग देख ली स्पायरोमीटर की, तो जितनी रीडिंग निकली उसे आईआरवी बोलेंगे। बताइए गहरी सांस खींचने पर कोई भी व्यक्ति जितनी एडिशनल एयर ले सकता है जिसमें टीवी शामिल नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? आईआरवी। देखो लिखा है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एडिशनल वॉल्यूम ले सकते हैं जिसमें टीवी शामिल नहीं है, वो होता है करीब 2500 से 3000 ml, इसको बोलते हैं आईआरवी। आईआरवी। अब देखो इसी का उल्टा कर दें। अब आपने कहा सर अब मशीन लगी हुई है, आप एक काम करो एडिशनल एयर निकालो अपने फेफड़े से, एडिशनल एयर निकालो अपने फेफड़े से। तो एडिशनल एयर निकालने का मतलब उसमें टीवी शामिल नहीं है, लेकिन आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूंगा कि इंस्पायरेशन? हाँ देखो लिखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और ये आएगा करीब 1000 से 1100 ml। मेरी बात फिर से सुनो, मैं 3 वॉल्यूम अपने लिए फिर से क्लियर कर रहा हूं। मैं एकदम नॉर्मल खड़ा हो गया, 500 लिया, 500 निकाला, ये हुआ। अब आपने बोला सर गहरी सांस खींचिए पर उसमें टीवी शामिल मत करिए, तो ये क्या क्या कहा आपने कहा सर गहरी सांस खींचिए लेकिन उसमें टीवी शामिल मत करिए, इसको आप एडिशनल वॉल्यूम बोलोगे कि टोटल वॉल्यूम बोलोगे? एडिशनल वॉल्यूम। तो ये हो गया आईआरवी। अब मैं फिर से नॉर्मल हो गया, आपने कहा सर एडिशनल वॉल्यूम गहरी सांस द्वारा छोड़िए, तो मैं निकाल दूंगा अपने फेफड़े से एक्स्ट्रा एयर और इसमें भी टीवी शामिल नहीं करूंगा, ये क्या हुआ? ईआरवी। अब सुन लीजिए, पहला वाला था 500 ml, 500 ml, 2 बार क्यों बोला? लेना और छोड़ना। अब आइए आईआरवी, आईआरवी 2500 से 3000 और ईआरवी 1000 से 1100 ml। अब सुनो, ये सब वॉल्यूम्स था कि कैपेसिटी था? एक वॉल्यूम और बचा है आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, बचे रहना, बचे रहना। अब जरा सुनिए, मेरे फेफड़े में हमेशा 2300 ml के करीब एयर है, या आपके फेफड़े, मेरे का मतलब मैं डेमो पे हूं ना इस समय, तो मेरे फेफड़े में, इंसान के फेफड़े में 2300 ml एयर हमेशा बनी रहती है, चाहे वो सांस 500 छोड़ दे, ठीक है ना, 500 छोड़ने के बावजूद भी 2300 बची रहती है। इसको बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। लेकिन अभी हम कैपेसिटी बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहते, आपके फेफड़े में 2300 ml हमेशा बनी रहती है। इसी फेफड़े में से आप गहरी सांस द्वारा 1000 से 1100 ml निकाल सकते थे इन द फॉर्म ऑफ ईआरवी। बताइए 2300 से कितना निकाला था अभी? 1100 से 1200, उसे हमने क्या बोला था? ईआरवी। अरे 1000 से 1100, 1000 से 1100 आपने निकाल दी, हम मान लेते 1100 निकाल दी, हमेशा हाई लेवल वाला मानते हैं। अब 2300 से कितने ml निकाल दी? 1100, माइनस करो कितनी बची? 1200, उसे आरवी बोलेंगे। ये देखो आरवी बोलेंगे। और अगर आपने 1000 से जोड़ा होता तो 1100, उस तरह। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कहते हैं गहरी सांस छोड़ने के बावजूद भी आपके फेफड़े खाली नहीं होते, उसमें इतनी एयर हमेशा बनी रहती है, इसी एयर को बोलते हैं आरवी।
इसी को बोलते हैं आरवी। अब देखो क्या बोला था शुरुआत में, क्या बोला था, जब आप ऐड करोगे वॉल्यूम्स को, ऊपर के वॉल्यूम्स को, तो आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम्स को ऐड करने पर कैपेसिटी की, कैपेसिटी को ऐड करने पर वॉल्यूम्स। अच्छा, और कैपेसिटी का करेंगे क्या, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस पे काम आएगा। यानी सांस में कोई श्वसन संबंधित रोग तो नहीं है, हमें अस्थमा तो नहीं है, हमें एम्फीसिमा तो नहीं है, हमें और कोई सांस संबंधित सार्स रोग तो नहीं है, कोरोना तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं कि इन्फेक्ट कर गया, इससे पता किया जाता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब देखो कैपेसिटी में हमेशा वो दो वॉल्यूम जोड़ देते हैं, तो याद करो आईआरवी, और उसमें टीवी नहीं जोड़ा था, अब की बार टीवी जोड़ दो। और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा सुधार करो कि आपको अब एडिशनल ना बोल के टोटल वॉल्यूम बोलना है। अब आप कह रहे हो कि सर टोटल वॉल्यूम खींचिए मशीन द्वारा, मशीन टोटल वॉल्यूम गहरी सांस लेने पर, जिसमें टीवी भी शामिल कर दिया आपने, ये कहलाएगा आईआरवी। यानी देखो टोटल वॉल्यूम, वहां लिखा था एडिशनल, वहां टोटल वॉल्यूम, यहां पे टोटल वॉल्यूम, वहां एडिशनल, जिसमें दो शामिल हो गए, टीवी प्लस आईआरवी, इसी को बोलते हैं हम लोग आईसी। टीवी प्लस आईआरवी बराबर आईसी। पहले इसमें कौन सा शामिल नहीं था, ये, अब इसमें शामिल कर दो, कैपेसिटी आ गई। इसी तरह उल्टा कर लो, ईआरवी में टीवी जोड़ दो और यहां टोटल वॉल्यूम लिख दो, आ गई आंसर, आंसर आ गया ईसी। बताओ गहरी सांस छोड़ने पर जितना टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ईसी, और जितना एडिशनल वॉल्यूम निकालते थे उसे क्या बोला था, ईआरवी। निकालने की बात हो रही है तो ईआरवी, लेने की बात हो आईआरवी। चलो ये दो वॉल्यूम बिल्कुल स्पष्ट हो गए। ये वो था कि फेफड़े पे 2300 हमेशा बनी रहती है, 2300 में दो वॉल्यूम थे, एक जो आपने निकाल दिया था गहरी सांस से ईआरवी, और एक जो हमेशा बचा रह गया आरवी। ये देखो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कहता कोई भी नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी फेफड़े खाली नहीं हुए, उसमें हवा बची रहती है। ये जो हवा बची हुई है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं एफआरसी। और कितने एमएल बताया था, ये कितनी 1100, और ये कितनी, दोनों को जोड़ दीजिए कितने एमएल, 2300 एमएल। हमेशा हायर वैल्यू जोड़ी जाती है, याद रखना हायर वैल्यू, अगर कभी फंसो और पूछे कितनी आएगी तो बताना ये। अच्छा वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसको ऐसे समझो, गहरी सांस मैं ले रहा हूं और अभी छोड़ा नहीं है, अब आपने बोला सर थामे रहो, भी थामा मैंने, है ना, उसके बाद आपने कहा अब छोड़िए, और आप मशीन लगाए हो, गहरी सांस मैंने खींचा, मशीन ने रीड कर लिया, आपने नोट कर लिया तब तक कि इतने एयर, फिर आपने कहा सर अब छोड़ो, तो मैं पहले गहरी सांस जो लिया है वो छोड़ा, फिर टीवी भी छोड़ूंगा, और फिर अपने फेफड़े से भी आपने कहा गहरी सांस छोड़ के निकालो। मतलब आपने मुझे कहा था गहरी सांस खींच के गहरी सांस छोड़िए, देखो देखो ऐसा कुछ हो रहा है, गहरी सांस खींच लिया, अब गहरी सांस छोड़ना है, यानी कि ये तो जो लिया वो तो निकालना ही है, और नॉर्मल सांस में 500 ली वो भी निकालना है, और फेफड़े से भी 1100 निकाल देनी है। इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। या गहरी सांस खींच के निकालो या गहरी सांस निकाल कर खींचो, बात तो एक ही है। खींच के थप्पड़ देना या थप्पड़ दे के खींच लेना, बात तो एक ही है, सही कि नहीं। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, गहरी सांस खींचकर गहरी सांस छोड़ दें या गहरी सांस छोड़कर गहरी सांस खींच ले, फेफड़े में तो उतना ही वॉल्यूम है भैया, मैंने कहने के तात्पर्य ये है, ठीक है ना। अच्छा कितने वॉल्यूम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ईआरवी, आईआरवी, टीवी, यानी ये कितने एमएल 1100 सर, ये कितनी 500, ये कितनी 3000, तो 3000 और 1100 4100, 4100 और 500 4600। तो हमेशा याद रखो 4600 क्या आती है वाइटल कैपेसिटी, 4600 आती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा अब टीएलसी क्या करना है, देखो सारे वॉल्यूम्स जोड़ दो, सारे वॉल्यूम्स कौन से, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस और कौन छूट रहा है, आरवी, जोड़ दो, ये 500, ये 3000, मैक्सिमम जोड़ना है, ये 1100, ये 1200, आप जोड़ दो 5800 आ जाएगी। इसी को बोलते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। सारे वॉल्यूम्स का योग क्या कहलाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। देखो इसमें आरवी आ गया, ये रहा, देखो इसमें ईआरवी आ गया, ये रहा, देखो इसमें टीवी आ गया, ये रहा, कहां गया ये टीवी, कह रहा है देखो इसमें आईआरवी आ गया, ये भी आ गया, आईआरवी सब आ गए। अच्छा और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, कहते हैं ये प्लस ये वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो एक फार्मूला और बन सकता है, वाइटल कैपेसिटी प्लस
आरबी, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी। इतना देखो आज का हो गया है ना, समझ में आया कि नहीं आया? सारे वॉल्यूम्स क्लियर हो गए, सारी चीजें क्लियर हो गई, यहीं तक हमें डाइजेस्ट होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। अब इसी पर बेस क्वेश्चन कर ले तो और जल्दी अच्छा हो जाएगा। In anaerobic respiration, in anaerobic respiration क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, गलत। एनाएरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। कैसा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज पार्शली रिलीजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज पार्शली रिलीजिंग द लेस अमाउंट ऑफ एटीपी। बस बातचीत कम थोड़ी, ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझ आएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? स्पॉन्जेस में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, गलत। ये गलत, ये भी गलत, ये होगा सही। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ग्लॉटिस फोनेशन ऑफ मेल। फोनेशन का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है ना? फोनेशन गलत, फोनेशन इन मेल। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट कॉकिंग इन वाइल ईटिंग, कॉकिंग एक तरह की आवाज ही होती है। लैरिंग साउंड बॉक्स, तो इनकरेक्ट मैच बोला है। प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये तो सही है ना, रोकेगा जब ईट करेंगे तो रोकेगा चोकिंग को, चोक यानी अंदर फंसने नहीं देगा खाने को। और ग्लॉटिस फोनेशन इन मेल गलत हो गया। Which of following statement is correct? Right lung divided into 3 lobes. Right lung नहीं, left lung divided into 3 lobes. ये सही है। कौन सा करेक्ट है? ये सही है। लेफ्ट में 3 लोब होते हैं, दोनों लोब में 3 नहीं होते। लेफ्ट बड़ा होता है, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लार्ज, उसमें 3 लोब होते हैं, राइट में 2 लोब होंगे। ठीक, ये एडिशनल डाल दिया ताकि कहीं गाड़ी फंसे तो निकल जाए। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट रन्स पैरेलल टू द फूड पाइप, मतलब दो कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रैकिया? नॉन कोलैप्सिबल, मतलब ना चिपकने वाली दीवार। ट्रैकिया की दीवार ना चिपकने वाली क्यों होती है? इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज ज्यादा लचीला होता है, कार्टिलेज तो था पर इनकम्प्लीट। देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और थायराइड कार्टिलेज तो होता नहीं है, थायराइड तो ये है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? ब्रोंकाई एक्सचेंजर जोन में आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एक्सचेंजर जोन का पार्ट है, रेस्पिरेशन ब्रोंक्यूल्स कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, एल्विलाई एक्सचेंजर जोन का पार्ट है। कौन सा सही पार्ट है? चौथा कॉम्बिनेशन ज्यादा सही है। मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर जो चेस्ट को एब्डोमेन से अलग कर रहा है, डायफॉर्म। तो आंसर आएगा डायफॉर्म। अरे दिख रहा है, आवाज कम करिए। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? डायफॉर्म इंस्पायरेशन ओनली, डायफॉर्म का इंस्पायरेशन केवल का। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल एक्सपायरेशन ओनली, इंटरकोस्टल मसल इंस्पायरेशन ओनली, डायफॉर्म बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये सही है। चौथा सही है भाई। जब सिकुड़ेगा, अरे पूरी बात सुनते नहीं हो आप लोग। जब सिकुड़ेगा तो इंस्पायरेशन, जब रिलैक्स होगा तो एक्सपायरेशन, तो दोनों बातें ही सही है। और विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए कौन सी बात सही है? पल्मोनरी वेंटिलेशन अकर्स इन ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हाँ हो सकता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंजाइम, नहीं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज फिजिकल प्रोसेस और गैसेस एक्सचेंज,
हाँ ये भी सही है। अब ज्यादा सही कौन सा है? ये गलत है कि सभी टेरेस्ट्रियल में लंग्स वाला हो तो फ्रॉग कहां जाएगा? गलत हो गया ना। Which of following statement is correct? Diaphragm is involved only during inspiration. Diaphragm involve होता है केवल इंस्पायरेशन में, गलत हो गया। Human have solid and spongy lung, गलत। Pressure inside the lung is negative with respect to atmosphere during inspiration, सही है, ये सही है, ये सही है। और ये गलत हो गया। इंटरकॉस्टल मसल आर ओनली प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीदिंग, गलत। प्राइमरी तो डायफ्राम है, ज्यादा मदद डायफ्राम करती है। फ्रैक्चर्ड रिब्स, अगर किसी की पसलियां टूट जाए तो कौन सा काम इफेक्ट हो जाएगा बताइए? पेनफुल एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, भाई सांस खींचने में दिक्कत, सांस छोड़ने में दिक्कत। Which of following is correct with respect to forceful expiration? फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोल दिया मतलब एडिशनल एब्डोमिनल मसल का चित्र होना चाहिए। देखिए किसमें है, ध्यान से देख के तब बताइए। फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलना है। देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हमेशा आईआईसीएम काम आता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल आएगा और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स। एक्सपायरेशन के समय वॉल्यूम कम, तभी तो प्रेशर। कौन सा सही लग रहा है? सेकंड, ये करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिए। देखिए जल्दीबाजी नहीं, ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिए, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। कह रहा है प्रेशर इन लंग्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। हाँ ये सही है। ये देखते हैं, प्रेशर इन लंग्स इज इक्वल, नहीं गलत हो गया। फिर कह रहा है प्रेशर इन लंग्स इज इक्वल, फिर गलत हो गया। प्रेशर इन लंग्स इज नेगेटिव, अगर अंदर का प्रेशर कम तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। अब आप देख लो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Which of following is incorrect combination? इंस्पायरेशन के समय अंदर का प्रेशर कम, ये तो सही है। एक्सपायरेशन के समय अंदर का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, सही है। इंस्पायरेशन के समय डिक्रीज इन वॉल्यूम, अच्छा अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ गया तो इंस्पायरेशन नहीं एक्सपायरेशन हो जाएगा। देख लो थर्ड हो जाएगा। स्पायरोमीटर कैनॉट मेजर, हाँ कौन सा वॉल्यूम मेजर नहीं कर पाएगा बताओ, सोच के बताओ। हाँ रेसिडुअल वॉल्यूम कभी फेफड़े से बाहर आता ही नहीं। रेसिडुअल वॉल्यूम अगर फेफड़े से बाहर आएगा नहीं तो आप देखो 1200 ml हमेशा फेफड़े में ही रहता है ना, वो बाहर से इस मशीन के द्वारा पास ही नहीं होता, तो आप कैसे मेजर कर लोगे? 1200 ml हमेशा अंदर रहता है, उसको मेजर कर पाना मुश्किल है। हाँ अगर ये ना दिया होता तो एफआरसी भी मेजर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है आरबी। आइडेंटिफाई विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है? देखो आईसी बराबर आईआरवी प्लस टीवी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आईसी माइनस आईआरवी, ये सही है थर्ड। भाई ये हम लिखते थे आईसी बराबर आईआरवी प्लस टीवी, अब हम इसको इधर ले जाएं तो माइनस में आ जाएगा। थर्ड आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? टाइडल 500, वाइटल, ये टोटल ये गलत हो गया। 5800 से 6000 हो सकता है, ये गलत हो गया। ERV बेस्ट डिफाइंड एज, ERV बेस्ट डिफाइंड एज, ERV कैसे बेस्ट डिफाइंड होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बताओ फोर्सफुल एक्सपायरेशन से मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दे कि एडिशनल? ERV बोला है ना तो एडिशनल होना चाहिए। अच्छा और भी पढ़ के दे सकते हैं, मैक्सिमम और पढ़ के देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल एक्सपायरेशन, नहीं नॉर्मल एक्सपायरेशन अगर बोल देंगे तो पता क्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सही है, पहला ही सही है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आईसी इज टाइडल प्लस ERV, गलत हो गया। आईसी बराबर टीवी प्लस IRV, अच्छा आईसी इज टाइडल प्लस IRV, ये सही है, ये सही है।
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज 6000, मतलब टीएलसी हमारी 6000 है। तो कह रहा है कि while the volume left by forceful expiration is 1200, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम मूव्स ड्यूरिंग द फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग में कितना आएगा, इससे इसको माइनस कर दो, 4800 आ जाएगा, यानी वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहा है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर इज ड्रॉन आउट, और फिर भी हमारी ये एल्विलाई चिपकती नहीं है। कह रहा है हम हवा छोड़ भी देते हैं, 2300 में से 1200 ml 1100 निकाल भी देते हैं, तो भी हमारे फेफड़े क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि 1200 एयर हमेशा बनी रहती इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम, इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आंसर आ जाएगा सेकंड। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? हालांकि ये आगे का आ गया है, लेकिन आपको पता होगा, इतना करा देंगे नेक्स्ट टर्न पे। रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में होता है, करेक्ट। रेस्पिरेटरी सेंटर पोन्स में होता है, ये गलत है, पहला ज्यादा सही है। व्हाट इज द फंक्शन, नहीं ये न्यूमोटैक्सी कभी हुआ नहीं है, ये तो हुआ नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन अगले टॉपिक के आ गए, तो ये हम लोगों ने यहां तक कर लिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात एक सुन लीजिए पहले।